सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज से हम लोग केमिस्ट्री माइंड यूट्यूब चैनल पर एमएससी की क्लासेज भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी कि सर आप एमएससी की क्लासेज भी स्टार्ट कीजिए, तो एमएससी की क्लासेज स्टार्ट करेंगे हम लोग। यहाँ से फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर फोर्थ सेमेस्टर के सभी की सभी वीडियो यहाँ पर 1 बाय 1 अपलोड की जाएंगी। आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और जो भी नोट्स होंगे उनसे रिलेटेड वो मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल करवा दूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर से, जिसमें हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, तो हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग इन मेन ग्रुप एलिमेंट। और इस यूनिट के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड VSEPR यानी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। तो VSEPR थ्योरी, तो जो ये थ्योरी है सबसे पहले इसको सिडविक और पावेल ने 1940 में दिया था। 1940 में उसके बाद फर्दर डेवलप किया गया था इसको 1957 में गिलस्पी एंड न्योम ने। ठीक है, तो पहले इसके पोस्टुलेट देखते हैं कि इसके पोस्टुलेट्स क्या कहते हैं और उनको कैसे अप्लाई करेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पोस्टुलेट्स में पहला पोस्टुलेट तो यही है कि the shape of the molecule, the shape of the molecule or ion depends on the number of वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये पहला बोलता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का या आयन का जो शेप होता है वो उस मॉलिक्यूल के जो सेंट्रल एटम है या उस मॉलिक्यूल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर है जो सेंट्रल एटम में, उस पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये क्या होते हैं और ये हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर देखो क्या होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू, इसके अंदर दो चीज़ आ सकता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर प्लस लॉन पेयर यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर और लॉन पेयर को क्या बोलते हैं हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग यूज़ करते हैं BPS बॉन्डिंग पेयर, शॉर्ट बॉन्डिंग पेयर्स, और लॉन पेयर को LPS लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शॉर्ट में। ठीक है, तो एग्जांपल देके समझते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर निकालते कैसे हैं। सपोज हमारे पास ये कार्बन है CH4, कार्बन CH4 के अंदर कार्बन देखो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो कार्बन है उसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सबको पता होगा, 1s2 2s2 2p2। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। ठीक है, तो बना लेते हैं एक बार। देखो कार्बन का लुईस स्ट्रक्चर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन कितने हैं इसके पास, हाइड्रोजन 4 है। तो और आपको ये पता होगा कि हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 है, ये देखो। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर बन जाएगा। तो कार्बन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, और 4 के 4 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए। इसमें जो सेंट्रल एटम है वो कौन सा, कार्बन है। तो कार्बन के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 के 4 खर्च हो गए हैं बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो इसमें कितने बॉन्ड बने, 1 2 3 4। तो इसके अंदर जो बॉन्ड पेयर्स होंगे, शॉर्ट लिख रहा हूँ मैं, BPS समझ जाना, बॉन्ड पेयर्स कितने होंगे, 4 बॉन्ड पेयर्स कितने होंगे, 4। और जो लॉन पेयर होंगे वो कितने होंगे, 0।
क्योंकि लोन पेयर क्या होते हैं, जो वैलेंस में इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, अगर उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बच जाते तो वो लोन पेयर होते हैं। ठीक है, पर क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 के 4 खर्च हो गए, तो लोन पेयर कितने होंगे, 0 होंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर वो कितने हो गए, 4 + 0 कितना, 4 हो गए। ठीक है, तो इन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर पर ही इस CH4 का शेप डिपेंड करेगा। ठीक है, अभी देखेंगे कि शेप क्या कैसे हो सकते हैं या ज्योमेट्री कैसे हो सकती है। एक और निकालते हैं, NH3। NH3 में जो नाइट्रोजन है 7 होता है, पता है, 2 और 5। वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। ऐसे निकालना, 5 होंगे। तो 5 हमारे पास है नाइट्रोजन के पास, कितने हाइड्रोजन है, 4। एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो बॉन्ड पेयर्स कितने हुए, कितने बॉन्ड बने, 3 बॉन्ड बने। तो 3 बॉन्ड पेयर और 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 3 तो खर्च हो गए बॉन्ड बनाने में, और 2 बचे ये वाले, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लोन पेयर्स। तो लोन पेयर कितना हुआ, 1, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का 1 पेयर। तो यहाँ पर भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर वो कितना हो गया, 3 + 1 कितना हो गया, 4। ठीक है, एग्जाम्पल और लेके देख लेते हैं। ClF3 जो क्लोरीन होता है, इसके अंदर सेंट्रल एटम है 17 एटॉमिक नंबर, तो इसका होता है 287। वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। 7 बनाते हैं, क्लोरीन लिया, 7 बनाते हैं, 1 2 3 4 5 होगी, 5 6 7। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 फ्लोरीन है, तो एक फ्लोरीन के, देखो क्लोरीन के वैलेंस सेल में कितने हैं, 7। तो फ्लोरीन के भी 7 ही होते हैं, क्योंकि वो 17 ग्रुप का है, फ्लोरीन भी क्लोरीन भी। तो इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन के पास भी जो वैलेंस में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 7। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ऑक्टेट कंप्लीट के लिए। तो ये क्या करेगा, एक बॉन्ड और बनाना चाहेगा, किसी से एक इलेक्ट्रॉन और लेना चाहेगा, और लेगा तो देगा भी फिर, क्योंकि इक्वल शेयरिंग होगी। तो ये इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, मतलब एक बॉन्ड बनाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हो गया एक, मैं सिर्फ एक ही दिखा रहा हूँ, आपको पता है 7 इलेक्ट्रॉन होंगे ये। ठीक है, सेम यहाँ पर भी 7, और यहाँ पर भी 7, इसके पास भी 7, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके साथ एक बॉन्ड यहाँ से बन गया, एक बॉन्ड यहाँ से बन गया, एक बॉन्ड यहाँ से बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्लोरीन जो है, क्लोरीन ने ClF3 में कितने बॉन्ड बना रखे, 3 बॉन्ड बनाए हैं। तो 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पर BPA बॉन्ड पेयर से कितने होंगे, 3, और लोन पेयर्स कितने होंगे, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन में से 3 बॉन्ड बना दिए, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन तो खर्च हो गए क्लोरीन के, तो कितने बचेंगे, 4। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब कितने पेयर, 2 पेयर। तो इसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे, 3 + 2 5। तो जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर निकल रहे हैं, इन पर ही शेप डिपेंड करेगा। अभी देखेंगे कैसे डिपेंड करेगा। तो ऐसे निकालते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर। तो पहला पोस्टुलेट यह है कि द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल और आयन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, अब शेप क्या होगा अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। देखो इनके सभी के नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो सिर्फ आप यहाँ पर समझो, जो मैंने लिखा रखा है मेरे हैंड रिटन नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ समझने की ज़रूरत है बस। तो पहला पोस्टुलेट हमारा क्लियर है। दूसरा पोस्टुलेट ये कहता है कि अगर मेटल के मॉलिक्यूल के अंदर जो सेंट्रल एटम है उसको सिर्फ बॉन्ड पेयर सराउंड करते हैं, सिर्फ बॉन्ड पेयर सराउंड करते हैं, लोन पेयर सराउंड नहीं करते हैं, तो उसकी ज्योमेट्री होगी रेगुलर। क्या बोला, इफ़
द सेंट्रल एटम in a molecule is surrounded by only bond pairs. Only bond pairs. It will have a regular geometry. It will have regular geometry. ठीक है, जैसे हमारे पास, जैसे आपने देखा था अभी CH4, जो CH4 है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस में थे कार्बन के, तो 4 के 4 खर्च हो गए थे। तो इसको जो इस सेंट्रल एटम को सिर्फ बॉन्ड पेयर ने, 4 बॉन्ड पेयर ने सराउंड किया है, कोई भी लोन पेयर ने सराउंड नहीं किया है। तो जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो होगी रेगुलर ज्योमेट्री। क्या होगी? रेगुलर ज्योमेट्री। अभी रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है अभी तो डिस्कस करेंगे। सपोज हमारे पास BCl3 है, BCl3, इसके अंदर जो सेंट्रल एटम है वो बोरोन है। बोरोन के वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3। क्लोरीन जो है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो एक ही बॉन्ड बनाता है, ये भी एक बॉन्ड बनाएगा, ये भी एक बॉन्ड बनाएगा। तो बोरोन के जो वैलेंस में 3 के 3 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो बोरोन है, बोरोन को सिर्फ बॉन्ड पेयर ने, 3 बॉन्ड पेयर ने सराउंड किया है। तो इसकी भी ज्योमेट्री क्या होगी? रेगुलर ज्योमेट्री होगी। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा कि अगर मॉलिक्यूल के अंदर जो सेंट्रल एटम है सिर्फ उसको बॉन्ड पेयर ने घेर रखा है, तो जो उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी वो रेगुलर ज्योमेट्री होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है। तो रेगुलर ज्योमेट्री, हम उस ज्योमेट्री को बोलते हैं रेगुलर ज्योमेट्री जिस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय ओनली बॉन्ड पेयर्स। अगर मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है उसको जो सराउंड किया है, चारों सराउंड किया होगा एटम ने, अगर सबके सब बॉन्ड पेयर ही होंगे, लोन पेयर नहीं होंगे, तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? रेगुलर ज्योमेट्री होगी। ठीक है, याद रखो। और दूसरा क्या है कि जो सराउंडेड एटम है, जो घेरते हैं वो सराउंडेड एटम, अगर वो भी सेम हो, सराउंडेड एटम आर सेम, तो जो ज्योमेट्री होगी उसको क्या बोलेंगे? रेगुलर ज्योमेट्री बोलेंगे। अगर केंद्रीय परमाणु सेंट्रल एटम को सिर्फ बॉन्ड पेयर ने घेर रखा है, लोन पेयर का कोई वहाँ पर लोन पेयर नहीं है, तो उसकी ज्योमेट्री हम लोग क्या बोलेंगे? रेगुलर ज्योमेट्री। अगर सेंट्रल एटम के को जो घेर रखा है वो अगर एक ही जैसे सराउंडेड एटम्स आर सेम, अगर सेंट्रल एटम को जो एटम घेर रहे हैं अगर वो एक ही जैसे हैं तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? रेगुलर ज्योमेट्री होगी। जैसे एग्जांपल दिया था मैंने CH4, यहाँ पर देख सकते हो आप, कार्बन के जो ये कार्बन में जो सेंट्रल एटम है कार्बन, इसको सिर्फ बॉन्ड पेयर ने घेर रखा है। और दूसरी कंडीशन 4 के 4 सेम एटम है, सराउंडेड एटम। BCl3 आप देख सकते हो, ये देख सकते हो। ठीक है, ऐसे BCl2 देख सकते हो, BCl2 देखो। ठीक है, कोई ना लोन पेयर है सेंट्रल एटम के पास, और एटम से भी जो सराउंडेड एटम वो भी क्या है? सेम है। ठीक है, अब देखो, तो अब देखते हैं कि ये रेगुलर ज्योमेट्री हम लोग क्या क्या हो सकती है, वो कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, एक मिनट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर ठीक। और यहाँ पर मैं लिखूँगा ज्योमेट्री, और फिर लास्ट में आ जाएगा बॉन्ड एंगल, और फिर आएंगे एग्जांपल्स, कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं रेगुलर ज्योमेट्री के अंदर। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर 2 होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर 2 होंगे, तो ज्योमेट्री जो होती है देखो, 2
जैसे एग्जांपल पहले करते हैं, BeCl2 है, सपोज करो BeCl2 है, ठीक है, यह है बेरिलियम सेंटर में रहेगा। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है, और क्लोरीन ने सराउंड कर रखा है, तो क्लोरीन तो एक ही बॉन्ड बनाता है, इसने भी एक बॉन्ड बना दिया। तो आप देख सकते हो जब बॉन्ड पेयर, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब आप समझते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब जब बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की संख्या 2 होगी तो उस जो ज्योमेट्री होगी उसको बोलते हैं हम लोग लीनियर, क्योंकि ये लीनियर हो गया, देखो लाइन जैसा लग रहा है, ये देख सकते हो ऐसे लाइन जैसा, ठीक है। और जो इसमें बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होता है, इतना याद भी रखना है आपको, ठीक है। और दूसरा चीज़, अगर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, जैसे BeCl3 के अंदर होता है, BeCl3 के अंदर क्या होगा, बोरॉन जो होता है उसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3 होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसकी जो ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर होती है ऐसे। और बॉन्ड एंगल जो ये होगा आप देख सकते हो कितना है, 120 डिग्री, 120 डिग्री, तो इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। वन 20 डिग्री, ठीक है। अब इसमें आगे को करने से पहले एक चीज़ समझो, कभी भी क्या होता है कि जो सेंट्रल एटम है इसके साथ जो सराउंडेड एटम्स हैं वो क्या करते हैं कि जो इसके बॉन्ड पेयर्स होते हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड पेयर में, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो जितना ज़्यादा नज़दीक रहेंगे ये, जितना ज़्यादा क्लोज रहेंगे उतना ज़्यादा रिपल्सन करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर क्या करते हैं, अपने आप को इतना दूर कर लेते हैं जिससे कि इनके बीच में कम से कम रिपल्सन हो, ठीक है। बॉन्ड पेयर क्या कह रहा हूँ, अपने आप को इतना दूर कर लेते हैं जिससे इनके बीच में कम से कम रिपल्सन हो और स्टेबल ज्योमेट्री बनी रहे। इसीलिए अगर हमारे पास सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर हैं, सपोज करो एक ये है, एक ये, 2 बॉन्ड पेयर है, ठीक है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये दूरी पर कब रह सकते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस पर कब रह सकते हैं, 180 डिग्री पर। जब वो ऐसे जब अरेंजमेंट होगा, उसका लाइन जैसा अरेंजमेंट होगा, देख सकते हो, तभी वो सबसे ज़्यादा दूरी पर रह सकते हैं 180 डिग्री पर, तभी बोलते हैं इसको लीनियर ज्योमेट्री, ठीक है। ऐसे हमारे पास अगर सपोज करो 3 है, बॉन्ड पेयर कितने, 1 2 3, ठीक है, 3 हैं, पर आपको पता है 3 के 3 बॉन्ड पेयर को हमको एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर रखना है, इतनी डिस्टेंस पर रखना है कि वो उनके बीच में रिपल्सन कम हो। तो हम लोग 1 2 3 बॉन्ड पेयर को कैसे अरेंज कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है अरेंजमेंट करने के लिए। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 3 को, देखो ऐसे भी कर सकते हैं, पर इनके बीच में बहुत कम दूरी रहेगी जिससे रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो स्टेबल ज्योमेट्री होती है ये होती है, ये देखो ऐसे करो चाहे ऐसे करो, को 3 बॉन्ड पेयर को हमको इतने डिस्टेंस पर रखना है कि उनके बीच में कम से कम रिपल्सन हो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी हो, तो उससे ही ये ज्योमेट्रीज बनी हुई हैं, उससे ये बॉन्ड एंगल आए हुए हैं, ठीक है। अगर हमारे पास बॉन्ड पेयर्स हैं 4, बॉन्ड पेयर्स बोलो मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर बोलो, और हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, तो जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। एग्जांपल आप देख सकते हो CH4 का होता है, इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। ये देख सकते हो जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट, ये वाला कोई सा भी, क्योंकि 109 डिग्री 28 मिनट पर इन बॉन्ड पेयर्स में 4 बॉन्ड पेयर में कम से कम रिपल्सन होता है, इसलिए इस टाइप की ज्योमेट्री बन जाती है, और इसको ही हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक है। जो सबके सब ज्योमेट्री है वो कैसी है, रेगुलर है, आप देख सकते हो, क्योंकि सेंट्रल एटम में सिर्फ बॉन्ड पेयर ही बॉन्ड पेयर है। देखो ये हो गया, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होते हैं तो ज्योमेट्री जो होती है उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। और 2-3 और बचे हैं, उसको भी देखते हैं फटाफट से। अगर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो ज्योमेट्री जो होती है वो होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, वो ऐसे बनती है। यहाँ पर सेंट्रल एटम होगा कोई सा भी, और एक ऊपर से एक नीचे से होगा,
ठीक है। जैसे एग्जांपल है हमारे पास PCl5, तो इसमें बॉन्ड एंगल्स होते हैं ये वाला, जैसे मैं यहाँ पर P लगा दूँ, यहाँ पर Cl, एक होता है ये वाला 90, ठीक है, और ये जो होता है ये होता है 120 का। नाम क्या है इसका? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसमें भी आप देख सकते हैं PCl5 के अंदर तो फॉस्फोरस है, सबके सब सेम एटम ने सराउंड कर रखा है और एक भी लोन पेयर उसमें नहीं है, सबके सब क्या है, बॉन्ड पेयर है 5, तो इसलिए इसकी ज्योमेट्री होती है रेगुलर। ठीक है। ऐसे ही 6 अगर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर 6 होंगे तो ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। कैसे बनी हो? यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे मैं SF6 लिख दूँ, यहाँ पर मैं ऐसे ऐसे ये है, ठीक है, ये है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री। ठीक। एक और है इसमें, अगर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो जो ज्योमेट्री होती है वो होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। जैसे एग्जाम्पल पहले यहाँ से लिखूँ, HIF7 का है, आयोडीन सेंट्रल एटम होगा ऐसे ऐसे, ये बन गया पेंटागोन बाइपिरामिडल। एक ऊपर से होगा, एक यहाँ से नीचे से होगा। पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और जो बॉन्ड एंगल होता है 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, ये 70 का होता है, फिर एक 90 ये वाला हो गया। तो ये है सबके सब रेगुलर ज्योमेट्रीज। अब देखो, अगर हम जो तो हो गए 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए, 2 पोस्टुलेट्स क्लियर हो गए अच्छे से। देखो तीसरा पोस्टुलेट इसमें क्या है, दूसरा पोस्टुलेट ये था कि अगर सेंट्रल एटम जो मॉलिक्यूल के अंदर होता है, अगर उसको सिर्फ बॉन्ड पेयर सराउंड करते हैं तो उसकी ज्योमेट्री रेगुलर होती है। ठीक है, रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है मैंने आपको बताया अभी। अब तीसरा पोस्टुलेट ये है कि अगर मॉलिक्यूल के अंदर जो सेंट्रल एटम है उसको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों के दोनों सराउंड करते हैं तो जो ज्योमेट्री होगी मॉलिक्यूल की वो हो जाएगी इरेगुलर ज्योमेट्री। ठीक है। इफ सेंट्रल एटम in a molecule is surrounded by bond pairs and lone pairs, it will have irregular ज्योमेट्री। इरेगुलर ज्योमेट्री। ठीक है। जैसे इरेगुलर ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है कि अगर जो सेंट्रल एटम है उसके चारों ओर लोन पेयर भी अगर है, बॉन्ड पेयर के साथ साथ में लोन पेयर भी है, तो जो उसकी ज्योमेट्री होगी उसको बोलेंगे हम लोग इरेगुलर ज्योमेट्री। ठीक है। और दूसरा इरेगुलर ज्योमेट्री कब हो सकती है, जब सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो एटम्स होते हैं वो अलग अलग हों, डिफरेंट टाइप के एटम्स हों। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, NH3, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हो गया। ठीक है। तो बना दिया, एक हाइड्रोजन ने यहाँ से बॉन्ड, एक हाइड्रोजन ने यहाँ से बॉन्ड बना दिया। अब यहाँ पर रह गया, लोन पेयर रह गया। देखो तो ये सेंट्रल एटम जो है ये बॉन्ड पेयर ने भी सराउंड कर रखा है, लोन पेयर ने भी सराउंड कर रखा है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इरेगुलर होगी। ठीक है, इरेगुलर ज्योमेट्री होती है। जैसे H2O के अंदर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
ये हो गया। तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी जो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन उसके चारों तरफ लोन पेयर भी है, बॉन्ड पेयर भी है, तो इसकी ज्योमेट्री भी क्या होगी, इरेगुलर ज्योमेट्री होगी। ठीक है, अब इरेगुलर ज्योमेट्री कैसे हो जाती है, क्योंकि जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये सेंट्रल एटम के चारों तरफ ज़्यादा स्पेस घेरता है। ये देखो, ठीक है, यहाँ पर देखो 2 लोन पेयर है, तो जो सेंट्रल एटम के चारों ओर ज़्यादा स्पेस घेरेंगे 2 लोन पेयर। अब यहाँ पर क्या होता है, जो लोन पेयर होता है वो क्या करता है, वो बॉन्ड पेयर को रिपल करता है। ठीक है, बॉन्ड पेयर को रिपल करता है, तो वो क्या करेगा, इसको भी धक्का मारेगा इसको। अभी जैसे इसको भी थोड़ा सा इधर को पुश करेगा, इसको भी इधर को पुश करेगा, तो इसकी ज्योमेट्री बिगड़ जाती है, टेट्राहेड्रल से थोड़ा चेंज हो जाती है इसकी ज्योमेट्री, उसको बोलते हैं इरेगुलर ज्योमेट्री। ठीक है, जबकि यहाँ पर जो रिपल्सन है, यहाँ पर देखो लोन पेयर का भी रिपल्सन होता है, क्योंकि लोन पेयर में भी ये भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है, तो ये वाला भी रिपल्सन होता है एक। ठीक है, एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन भी होगा, देखो। ठीक है, एक बॉन्ड पेयर का भी रिपल्सन होता है। तो यहाँ पर देखो किसका रिपल्सन है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो होता क्या है कि जो लोन पेयर का जो रिपल्सन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, किसके कंपेयर में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के कंपेरिजन में। तो ये रिपल्सन का बढ़ता हुआ क्रम है। देखो सबसे ज़्यादा रिपल्सन कब होगा, जब लोन पेयर के बीच में, यहाँ पर देख सकते हो 2 लोन पेयर के बीच में ज़्यादा रिपल्सन होगा। ठीक है, इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, इनके बीच में जो रिपल्सन होगा बॉन्ड पेयर, ये रिपल्सन कम होता है, क्योंकि ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, इनके बीच में रिपल्सन कम होता है। तो उससे क्या इफेक्ट होता है कि जो ज्योमेट्री रेगुलर होनी चाहिए थी वो इरेगुलर हो जाती है, चेंज हो जाती है मतलब। ठीक है, और उससे एक इफेक्ट और पड़ता है कि जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेंगे, लोन पेयर की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज हो जाएगा। तो आप देखोगे अगर मैं CH4 बनाऊँ यहाँ पर, ये CH4 है, इसमें आपने देखा है कि नंबर ऑफ लोन पेयर, इसमें लोन पेयर कितना है, 0, एक भी लोन पेयर नहीं होता है। तो जो बॉन्ड एंगल जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर से इसका बॉन्ड एंगल जो हो जाता है, बॉन्ड एंगल वो क्या होगा, देखो घटेगा कि बढ़ेगा, घटता है, 160 डिग्री ऑलमोस्ट हो जाता है। जबकि जो इसका बॉन्ड एंगल है इसके अंदर, ये वाला बॉन्ड एंगल, वो 105 डिग्री, कहीं का 104 भी लिखा होता है। तो जैसे जैसे लोन पेयर की संख्या, यहाँ पर लोन पेयर कितना है, 1 है, यहाँ पर लोन पेयर कितना है, 2 है, तो लोन पेयर बढ़ेंगे तो बॉन्ड एंगल भी घटेगा। इसका रीजन क्या है बता रहा हूँ, देखो ये होता है, देखो सपोज करो ये है, ये हमारे पास बॉन्ड पेयर है, ये हमारा H2 का देखो बॉन्ड पेयर ये है, ये एक ऐसे है, एक ऐसे है, ऐसे है। ठीक है, अब मैं यहाँ से लोन पेयर लगा दूँ तो लोन पेयर क्या करता है, इसको भी धक्का मारता है, इसको भी धक्का मारेगा, तो ये जो बॉन्ड एंगल अभी इतना है वो क्या होगा, थोड़ा डिक्रीज कम हो जाएगा, ऐसे देख रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, लोन पेयर क्या कर रहा है, यहाँ पर तो 2 रिपल्सन, लोन पेयर का रिपल्सन ज़्यादा होता है, मैंने बोला है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होता है, जिससे वो जो ये लोन पेयर है ऊपर वाला, ये वाला, वो इसको थोड़ा सा धक्का मारेगा और इसको भी धक्का मारेगा, तो जो बॉन्ड एंगल थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा लोन पेयर्स होंगे उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल घट जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इरेगुलर ज्योमेट्रीज क्या होती है। और अगर हम इसके शेप की बात करें, शेप, देखो शेप क्या होता है, ज्योमेट्रीज क्या होती है, अभी बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनना। अगर सेंट्रल एटम को सिर्फ बॉन्ड पेयर सराउंड करते हैं, सिर्फ बॉन्ड पेयर सराउंड करते हैं, तो जो ज्योमेट्री होती है उसको ही हम शेप भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये टेट्राहेड्रल, देखो आप इसके चारों तरफ देखो, कार्बन के चारों तरफ सबके सब बॉन्ड पेयर है। अगर बॉन्ड पेयर सबके सब बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर तो है ही नहीं, बॉन्ड पेयर कितने, 4 है, तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। ठीक है, जबकि जो शेप होता है, शेप भी क्या होगा, टेट्राहेड्रल, क्योंकि इसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर, जब बॉन्ड पेयर होते तो जो ज्योमेट्री होती है उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, शेप भी बोल सकते हैं। पर जब हम लोन पेयर जब होता है तो क्या हो जाता है, लोन पेयर में ज्योमेट्री अलग होती है, शेप अलग होता है। ठीक है, तो देखो, तो आपको पता है कि जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है। कैसे पता चला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, तो 4, अगर 4
वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल। अभी मैंने इससे पहले वो टेबल में लिखाया था आपको, टेट्राहेड्रल। पर शेप क्या होता है, शेप चेंज हो जाता है। देखो कैसे, अब शेप अगर आपको इसका देखना है शेप, तो इस जो लोन पेयर है इसको जीरो मानो, इसको आप जीरो मान लो, तो कैसा दिख रहा है, पिरामिड जैसा लग रहा है, इस टाइप का पिरामिड जैसा लग रहा है, तो इसको बोलते हैं पिरामिडल। इसका शेप क्या होता है, पिरामिडल होता है। ठीक है, सेम यहाँ पर भी शेप जो होता है अलग होगा, ज्योमेट्री क्या होगी, अलग होगी। तो ज्योमेट्री किस पर डिपेंड करती है, बोला मैंने, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। तो इसमें भी बॉन्ड पेयर 4 ही है, सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब बॉन्ड पेयर 1 2, लोन पेयर 2, तो ओवरऑल कितने हो गए, 4। 4 जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर होती है तो ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है, टेट्राहेड्रल होती है। जबकि शेप क्या होगा, शेप आपको देखना है तो जो लोन पेयर उनको जीरो मानो, जीरो मानोगे तो इस टाइप का वी जैसा लग रहा है, उल्टा वी जैसा लग रहा है, तो इसको बोलते हैं वी शेप्ड या बेंट शेप्ड। तो समझ में आ गया होगा कि ज्योमेट्री क्या होती है और शेप में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये हमारे 3 पोस्टुलेट हो गए। अब सिर्फ 2 पोस्टुलेट बचे, उसके बाद मॉलिक्यूल का हम लोग शेप कैसे निकाल सकते हैं उसको देखेंगे। फोर्थ क्या है कि इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीज, बॉन्ड एंगल ऑल्सो डिक्रीज, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है कि जैसे एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, यहाँ पर है H2O, H2S, H2SE, H2TE। इसमें देखो सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन, इसमें कौन है, सल्फर, इसमें सेलेनियम, इसमें टेलोरियम है। ठीक है, तो जैसे जैसे बोला सेंट्रल एटम की, आपको पता है कि ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, ऑक्सीजन के बाद सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम होता है, उसके बाद पोलोनियम होता है। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, घटती है। तो नीचे को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, ऑक्सीजन की है। तो जैसे जैसे हम यहाँ से इधर को जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की घट रही है, तो बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज होता है। तो अगर इसका बॉन्ड एंगल देखोगे, इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 100 ऑलमोस्ट 105 डिग्री, और इसका होता है 92 डिग्री। ठीक है, इसका 91 डिग्री और इसका 90 डिग्री। देख सकते हो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की घट रही है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी घट रहा है। इसका रीजन क्या होता है कि जैसे जैसे, एक एग्जांपल के पहले मैं बना देता हूँ, यहाँ पर देखो सिर्फ 2 इसका बनाता हूँ, एक टी और एच। ठीक है, तो क्या होता है, देखो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो क्या होता है, जो ये बॉन्ड पेयर्स होते हैं, मतलब बॉन्ड पेयर मतलब बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये देखो, तो वो किसके क्लोज होंगे, वो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसके क्लोज हैं, देख लो। तो जो इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस सेंट्रल एटम के बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं। क्लोज होने से क्या होगा कि इनके बीच में भी क्या होगा, डिस्टेंस कम होगा। डिस्टेंस कम होने से रिपल्सन बढ़ता है, तो रिपल्सन बढ़ेगा तो क्या होगा, ये दूर जाएगा, ये भी दूर जाएगा। इसके और इस बॉन्ड के बीच में रिपल्सन बढ़ेगा, उसके इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन बढ़ेगा, जिससे ये दूर जाएंगे, दूर जाएगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, जैसे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो इसके जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं वो दूर होते हैं, थोड़ा सा, इतने क्लोज नहीं होते। देखो दूर लगा रखे मैं जानबूझ के, दूर होंगे तो रिपल्सन भी कम होगा, रिपल्सन कम होगा तो बॉन्ड एंगल भी कम होगा। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट या शायद 2 बचे हैं, तो वो क्या है, कौन सा, 5th पॉइंट, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of surrounding atom
डिक्रीज, बॉन्ड एंगल इंक्रीज, बॉन्ड एंगल इंक्रीज। ठीक है, अभी तक क्या था, जब सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही थी तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर सराउंडिंग एटम दिख रहे हैं, सेंट्रल एटम तो सेम होना चाहिए, सराउंडिंग एटम दिख रहे हैं, जैसे हमारे पास है Pi3, PBr3, PCl3 ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सेंट्रल एटम तो सेम है, पर सराउंडिंग एटम इसमें कौन सा है, आयोडीन, इसमें कौन सा, ब्रोमीन, इसमें कौन सा, Cl। तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन और आयोडीन से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो क्या बोला, अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, देखो क्या बोला, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम डिक्रीज, तो इसकी सबसे कम है, तो बॉन्ड एंगल क्या सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद इसका होगा, सबसे कम किसका होगा, इसका होगा, जिसमें सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, उसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। उसका रीजन क्या होता है कि जैसे ही सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो अभी तक सेंट्रल एटम के पास में थे, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगी तो क्या होगा, दूर दूर चले जाते हैं आपस में, दूर दूर जाने की उससे क्या होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है कि मल्टीपल बॉन्ड पेयर इज टेकन एज सिंगल यूनिट। ठीक है, अगर किसी में दो या दो से ज़्यादा बॉन्ड है तो उसको हम लोग को सिर्फ एक बॉन्ड मानना पड़ेगा VSEPR को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गए कुछ पोस्टुलेट्स। अब हम लोग देखते हैं कि रेगुलर ज्योमेट्री के एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद इरेगुलर ज्योमेट्री के एग्जांपल देखेंगे।